Good day friends, my name is Saurabh Kulkarni. Since from last 5 years I am working with the Vision class as a science teacher. As we all know, Vision class is the top institute among all the institutes in Aurangabad, Maharashtra for the preparation of 10th, 11th and 12th. Okay, तो सभी को मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ मेरे ही नहीं, जितने भी अदर सब्जेक्ट के वीडियोज़ हैं अंडर विजन क्लास हम अपलोड करने वाले यूट्यूब पर, इन सभी वीडियोस को आप देखना मत भूलिएगा। सभी वीडियोस से आपको बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है रिलेटेड टू द 10 स्टेट बोर्ड। ओके, तो सभी जो चैनल्स हैं हमारे, उन सभी चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, जिसके ज़रिए आपको बहुत जल्दी वीडियो देखने को मिलेगा। ओके, तो ये जो मेरा चैनल है फिजिक्स मेड विद सौरभ कुलकर्णी, तो इस चैनल पर मैं हर दिन आपके लिए 10 स्टेट बोर्ड के वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। तो सभी वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा। ओके, और अगर आपको पसंद आते हैं तो ज़रूर लाइक करना मत भूलिएगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले फर्स्ट चैप्टर को 10th का, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। इसका हम फर्स्ट पार्ट आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो ग्रेविटेशन, जैसे आपको पता होगा, एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे 10th साइंस का, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आज हम स्टडी करने वाले हैं। ये ग्रेविटेशन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे 10th का, बहुत हाई वेटेज का टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो इस टॉपिक का टेबल ऑफ कंटेंट हम देखते हैं, इस टॉपिक को हम कैसे पढ़ने वाले हैं। पहला बिट रहेगा ग्रेविटेशन, उसके बाद आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, सर्कुलर मोशन, केपलर्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फ्री फॉल, एस्केप वेलोसिटी एंड एट लास्ट न्यूमेरिकल रिलेटेड टू दिस सेक्शन। ओके, तो इस टॉपिक को हम अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करने वाले हैं और हर सेक्शन होने के बाद आपको मैं एक टास्क देने वाला हूँ, जो टास्क आपको नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले कंप्लीट करना है, तभी यह टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बिट को इस टॉपिक के, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन अबाउट द ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, तो जैसे आपको पता होगा, अब कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है अर्थ सरफेस के ऊपर, अर्थ उसे अपनी ओर खींचता है बाय द फोर्स विच कॉल्ड एज ग्रेविटेशन फोर्स। ओके, जैसे आपको पता होगा, जब आप जंप करते हो तो एट द टाइम आप हवा में ही नहीं रहते हो, आप वापस ज़मीन पर आ जाते हो। क्यों? क्योंकि अर्थ अपनी ओर हमें खींचता है, इस वजह से। तो अर्थ जो खींचने वाला फोर्स हमारे ऊपर एक्सर्ट करता है, उस खींचने वाले फोर्स को ही हम कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स को हम सिंपली कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशन फोर्स। ओके, तो ये जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बाकी के फोर्स के कंपैरिजन में, वो हम स्पेशल फीचर्स और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रेविटेशन फोर्स के देखने वाले हैं। ग्रेविटेशन फोर्स इज द वीकेस्ट मैग्नीट्यूड फोर्स, मतलब जो वैल्यू होता है ग्रेविटेशन फोर्स का एज कम्पेयर टू अदर फोर्सेज, तो ये सबसे कम होता है, सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है ये हमारे नेचर का। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, ग्रेविटेशन फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स अमंग ऑल द फोर्सेज। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक होगा, जैसे आपको पता होगा, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से दो प्लैनेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सोचो आप, दो प्लैनेट्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस होता है, इस कारण ग्रेविटेशन फोर्स से इफेक्टिव होता है लार्ज डिस्टेंस पर। ओके, तो ग्रेविटेशन फोर्स का हम सेकंड कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हैं, द रेंज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स इज इनफाइनाइट। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हम बता सकते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से दो चीज़ें कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करने वाली है, कभी भी रिपल्शन नहीं करने वाली है। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, ग्रेविटेशन फोर्स is always attractive in nature. Okay, so these are the three characteristics of gravitation force. तो नेक्स्ट बिट की ओर जाते हैं, जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सर्कुलर मोशन। तो जैसे आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, एक रस्सी के साथ हमने एक बॉल को टाई किया है और इस बॉल को हम मूव कर रहे हैं सर्कुलर मोशन में। जब ये बॉल सर्कुलर मोशन करेगा तो एट द टाइम इस सर्कल के ये डॉटेड पोर्शन से मूव होने वाला है, और ये जो डॉटेड पोर्शन आपको नज़र आ रहा है इस सर्कल का, इसे हम क्या कह सकते हैं? दिस इज कॉल्ड द सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल। तो सर्कुलर मोशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, द मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। तो ये रहेगा सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन। जैसे आपको पता होगा, 9th स्टैंडर्ड में आपने स्टडी किया होगा कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म होते वक्त हर पॉइंट पर मोशन का डायरेक्शन चेंज होता है। जैसे यहाँ पर मोशन का डायरेक्शन कुछ ऐसा रहेगा, यहाँ पर कुछ नीचे रहता है, यहाँ पर कुछ ऐसे रहेगा और यहाँ पर कुछ ऐसा रहेगा। तो हर पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो ये स्पेशलिटी होता है सर्कुलर मोशन का। लाइक दैट, आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो, एक रस्सी के साथ हम बॉल को अटैच कर रहे हैं और ये रस्सी इस बॉल पर फोर्स एक्सर्ट करता है, और ये फोर्स
रस्सी से ट्रांसफर होकर इस बॉल पर अप्लाई होता है, इस कारण ये बॉल सर्कुलर मोशन कर पाता है। तो ये रस्सी का जो फोर्स होता है, ये फोर्स हमेशा इस बॉल को सेंटर की ओर खींचता है। ओके, और ये फोर्स की वजह से ये बॉल सर्कुलर मोशन करता है। जब तक ये फोर्स होता है इस बॉल पर, तब तक बॉल सर्कुलर मोशन करता है, और जैसे ये रस्सी ब्रेक हो जाए तो एट दैट टाइम ये बॉल टेंजेंशियल पाथ फॉलो करके सर्कुलर मोशन परफॉर्म अब नहीं करेगा और बाहर निकल जाएगा। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, जब तक ये सेंटर की ओर खींचने वाला फोर्स एक्ट होता है तब तक ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है, लेकिन जैसे ये एक्ट होना बंद हुआ तो ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करना बंद कर देता है, छोड़ देता है। ओके, तो ये जो फोर्स होता है बहुत इसेंशियल होता है फॉर द सर्कुलर मोशन। वन फोर्स इज ऑलवेज इसेंशियल फॉर द सर्कुलर मोशन एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स विच डिरेक्टेड along the radius and towards the center of circle is called as centripetal force। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को फिर से एक बार मैं डिफाइन करता हूँ, अच्छे से समझ लेना। द फोर्स विच डिरेक्टेड along the radius and towards the center of circle is called as centripetal force। ओके, तो नेक्स्ट बीट की ओर जाते हैं इस टॉपिक के। तो नेक्स्ट बीट की ओर जाते हैं हम इस टॉपिक के, जिसका नाम है केपलर्स लॉ। जैसे आपको पता होगा ग्रेविटेशन का ये जो कंसेप्ट है ये हमें अलग अलग साइंटिस्ट से मिला है, एक ही साइंटिस्ट ने हमें ये पूरा कंसेप्ट नहीं बताया। ओके, तो स्टार्टिंग से अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले एरिस्टोटल, बाद में गैलीलियो, उसके बाद केपलर्स लॉ, और लास्ट में फिर साइंटिस्ट न्यूटन ने अपना यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ बताया था। तो ग्रेविटेशन ये जो कंसेप्ट है ये बहुत अलग अलग साइंटिस्ट से हमें मिला है। ओके, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट लॉस थे, कुछ साइंटिस्ट केपलर्स ने हमें बताए हुए। साइंटिस्ट केपलर्स ने सभी प्लैनेट के मोशन को ऑब्जर्व किया और कुछ लॉस बताए, 3 लॉस थे जो साइंटिस्ट केपलर्स ने हमें बताए। तो उनके बारे में हम स्टडी करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं हम। तो साइंटिस्ट केपलर्स ने बताया हमें कि कोई भी जो प्लैनेट होता है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द सन इन विच टाइप ऑफ ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये जो आपको शेप नज़र आ रहा है यहाँ पर डायग्राम में, इसे इलिप्स कहा जाता है। ओके, तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। इस इलिप्टिकल ऑर्बिट पर प्लैनेट मूव करता है अराउंड द सन। और सन कहाँ पर होता है, ऐसा साइंटिस्ट केपलर का कहना था कि सन सिचुएटेड होता है कौन से भी एक फोकस पर। तो इस इलिप्स के 2 फोकस होते हैं, एक यहाँ पर होता है F1 और एक यहाँ पर होगा F2। तो इन दोनों फोकस में से एक फोकस पर सन सिचुएटेड होगा। तो ये होगा केपलर्स का फर्स्ट लॉ, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट वेयर सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ दैट इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो यहाँ पर आपको ऑर्बिट से रिलेटेड लॉ बताया, इस कारण इस लॉ को अनदर नाम दिया जाता है लॉ ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको ये लॉ। इसके बाद नेक्स्ट है केपलर्स का सेकंड। केपलर्स का सेकंड लॉ क्या कहता है हमें, देखो अब जैसे अगर हम इमेजिन करते कि इस पॉइंट पर सन सिचुएटेड है और प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट, तो एट दैट टाइम देखो ये प्लैनेट का जो मोशन होता है ये कांस्टेंट स्पीड से नहीं होता है, कभी इसका स्पीड ज़्यादा होता है तो कभी इसका स्पीड कम होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि प्लैनेट घूमते घूमते कभी सन के बहुत नज़दीक आ जाता है जैसे इस पोजीशन पर, तो कभी कभी ये प्लैनेट घूमते घूमते सन के बहुत दूर चला जाता है जैसे ये पोजीशन। तो यहाँ पर प्लैनेट बहुत दूर है सन से, तो इस वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम या ज़्यादा होता है, और इस वजह से जो प्लैनेट का वेलोसिटी है वो कभी कम होता है तो कभी ज़्यादा होता है। जैसे प्लैनेट दूर जाने के बाद उसका वेलोसिटी बहुत कम होता है और ये बहुत कम एरिया कवर करने लगता है। एट द टाइम जैसे वो जल्दी नज़दीक आ जाता है तो एट द टाइम उसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा स्पीड से घूमने लगता है। तो प्लैनेट वेरिएबल स्पीड से मूव करता है इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ऐसा कहना था साइंटिस्ट केपलर का। तो केपलर का सेकंड लॉ हमें कहता है सपोज प्लैनेट A to B जा रहा है सर्टन टाइम में, और उसी टाइम में अगर प्लैनेट C to D जाता है, तो साइंटिस्ट केपलर का कहना है कि ये जो एरिया है, जैसे हम इस पॉइंट को अगर O नाम देते हैं तो एरिया AOB मस्ट बी इक्वल टू एरिया COD। तो ये रहेगा केपलर का सेकंड लॉ। प्लैनेट स्वीप आउट मतलब प्लैनेट कवर करने वाले इक्वल एरिया को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, जैसे ये C to D और A to B दोनों भी जो सेक्शंस थे वो इक्वल टाइम में कवर हो रहे थे, इस कारण ये जो एरिया है AOB ये इक्वल होगा एरिया COD के साथ। तो इसका स्टेटमेंट देखो अब, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड सन स्वीप आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो प्लैनेट को ज्वाइन करने वाला सन से जो लाइन है वो इक्वल एरिया कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। सो दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इक्वल एरिया। ओके, तो केपलर्स का थर्ड लॉ देखते हैं हम। केपलर का थर्ड लॉ क्या कहता है हमें, देखो अब जैसे ही प्लैनेट रिवॉल्व करता है इलिप्टिकल ऑर्बिट में
तो एट द टाइम, अब सपोज इमेजिन करो आप प्लैनेट यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर ही वापस आ गया, तो उसे जो वापस आने में लगने वाला जो टाइम है उसे कैपिटल टी से हम डिनोट करते हैं और उसे कहा जाता है पीरियोडिक टाइम। ओके, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन उसे कहा जाता है। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए प्लैनेट को इन इलिप्टिकल ऑर्बिट जो टाइम लगता है उसे पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कहा जाता है। ओके, और प्लैनेट का अगर हम एवरेज डिस्टेंस लेते हैं सन से, मतलब सन अगर सपोज इमेजिन करो F1 पर है, तो प्लैनेट जब रिवॉल्व होता है तो एट द टाइम उसका डिस्टेंस सन से कम या ज़्यादा होते रहता है। जैसे यहाँ पर कम रहेगा और इस पॉइंट पर आने के बाद उसका डिस्टेंस सन से ज़्यादा होगा, तो उसका अगर हम एवरेज डिस्टेंस निकालते हो तो वो किससे इक्वल आएगा, आर से, जो इस डायग्राम में मैंने मेंशन किया है। ओके, तो इस आर को कहा जाता है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। ओके, तो प्लैनेट और सन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस होता है उसे हम आर से डिनोट करते हैं। तो केपलर्स का थर्ड लॉ हमें क्या कहता है, आप देखो, स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस और एवरेज डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। दिस आर इज कॉल्ड एज सेमी मेजर एक्सिस और एवरेज डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो, तो इसका स्टेटमेंट अच्छे से समझ लो। द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन is directly proportional to the cube of the mean distance of the planet from the sun. So this is called Kepler's third law. मतलब t स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा r क्यूब के साथ। तो t मतलब क्या है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब प्लैनेट को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए लगने वाला टाइम, जिसे पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कहा जाता है। और ये प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्टली किसके साथ, r क्यूब के साथ, वेयर r इज कॉल्ड एज एवरेज डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। सो दिस इज कॉल्ड एज केपलर थर्ड लॉ। और इसी को अगर हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू आर क्यूब, या फिर हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर बाय आर क्यूब इज इक्वल टू के, वेर के इज कॉल्ड एज कॉन्स्टेंट। ओके, सो दीज आर द थ्री लॉज गिवन बाय द केपलर। ओके, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप डेफिनेटली इस टास्क का आंसर मुझे आप दे सकते हो। पहला क्वेश्चन रहेगा डिफाइन सर्कुलर मोशन, गिव एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट रहेगा डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड राइट द थ्री लॉज गिवन बाय द केपलर। तो ये सब आपको अगला वीडियो देखने से पहले इन सभी सवालों के जवाब आपको नोटबुक में लिखना है, या आज के दिन का टास्क रहेगा आपके लिए। थैंक यू।